नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग चुस्त दुरुस्त और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि आपको बराबर तरीके से रोज़ रेगुलर तरीके से आपको इकोनॉमिक्स की क्लासें मिलती हैं, वो चाहे थ्योरिकल हो या आपके प्रश्न बेस पे हो, है ना, एमसीक्यूज हो। बच्चों को हमने सबसे पहले थ्योरी की क्लासें कई करवाई, इकोनॉमिक्स की लगभग समाप्ति की ओर है इकोनॉमिक्स। तो बच्चों ने बताया कि सर कुछ इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको बता दीजिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए पहले एमसीक्यूज कराया गया, जिससे आप लोग ये समझ पाए कि कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में इकोनॉमिक्स से बनते हैं और कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं, उनको भी हमने आपको बताया था। बताओ भाई, बताया था कि नहीं? जी बिल्कुल बताया था। तो इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही, ये बताओ सबसे पहले आप लोग कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, चाहे वो थ्योरिकल क्लास हो या आपकी एमसीक्यूज हो, थ्योरिकल क्लास में भी हम आपको पहले क्वेश्चन एक देते हैं और उस एक क्वेश्चन से कम आपको 4-6 क्वेश्चन बता के जाते हैं। बोलो, बताते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल बताते हैं। तो बताओ, सभी लोग तैयार हो? बिल्कुल, आप लोग चुस्त दुरुस्त होकर तैयारी करिए। बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, सफलता के लिए आपको कठिन परिश्रम की जरूरत पड़ेगी। जब से लगो तब से कठिन तरीके से मेहनत करो। बहुत हार्ड वर्क की जरूरत है, जिससे आपको और भी सरलता से सफलता प्राप्त हो सके। सफलता प्राप्त करने के लिए जबरदस्त मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो सभी बंधु, सभी भाई, सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जो भाई आवाज आ रही क्लियर? सब कुछ सही है? सब क्लियर है ना? बिल्कुल ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। इस चीज के लिए सभी के हाथों में आज ये पाया जाता है। जो क्वेश्चन हमने लिखा है ये सभी के हाथों में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जितने भी बच्चे बूढ़े सभी को इसकी जरूरत है और बहुत ट्रेंड में तो है ही है भाई। इसके बिना काम चल ही नहीं सकता है। तो अगर इसके बिना काम नहीं चल सकता है, कुछ आपकी प्रयोग करने वाली जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, मोबाइल के आविष्कारक का नाम है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मोबाइल के आविष्कारक का नाम है। सभी लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं। मोबाइल के आविष्कारक का नाम बताओ। मोबाइल के आविष्कारक का नाम बताओ भाई, क्या नाम है? बोलो भाई, बचाओ बच्चे। मोबाइल के आविष्कर्ता का नाम बताइए। क्या वो अलेक्जेंडर हैं? क्या वो ग्राहम बेल हैं? क्या वो मार्टिन कूपर हैं? कि वो मार्टिन बेहम हैं? बताओ भाई, 30 सेकंड का समय है आपके पास। बताइए, मोबाइल के आविष्कारक का नाम है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। बेहतर तरीके से आप सभी लोग आंसर करें। बोलो भाई, बताओ बंधु। मोबाइल के आविष्कारक का नाम है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, मार्टिन कूपर या मार्टिन बेहम? बोलो भाई, क्या किसी का आंसर आया? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। सभी लोग मोबाइल का प्रयोग करते हो, लेकिन अभी तक आंसर नहीं आया। जो बच्चे ग्राहम बेल का बेल ऑप्शन बता रहे हैं, ग्राहम बेल बता रहे हैं, उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। किसका? टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो इसका जो आंसर होगा मेरे दोस्त, आंसर होगा मार्टिन कूपर। क्या बताओगे? मार्टिन कूपर मोबाइल का आविष्कार किए थे। कब किए थे? 1973 ईस्वी में। कब किए थे? 1973 ईस्वी में मार्टिन कूपर ने 1973 ईस्वी में मार्टिन कूपर ने मोबाइल का आविष्कार। रही बिल्कुल ठीक है। तो मोबाइल के आविष्कर्ता का नाम क्या है? तो आप बताओगे सर मार्टिन कूपर ने 1973 ईस्वी में किया था। जबकि ग्राहम बेल बेल को आप देख रहे हो, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। किसका? टेलीफोन समझते हो ना, तार वाला टेलीफोन हो गया।
अनेक्जीमेंडर की अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया था, विश्व का मानचित्र बनाया था। क्या विश्व का मानचित्र किसने बनाया था, तो विश्व का मानचित्र बनाया था अनेक्जीमेंडर ने। एक ऑप्शन आप देख रहे हैं मार्टिन बेहम, मार्टिन बेहम जी ने क्या किया था, ग्लोब बनाया था। क्या ग्लोब के निर्माणकर्ता हैं ये, ग्लोब के निर्माणकर्ता कौन है, तो ग्लोब के निर्माणकर्ता आपको कौन मिलने वाले हैं, ग्लोब के निर्माणकर्ता कौन है, मार्टिन बेहम है। बोलो भाई, क्या इतने में कोई दिक्कत, बहुत प्यारा क्वेश्चन था और हमने एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि भारत का मानचित्र किसने बनाया था, भारत का मानचित्र किसने बनाया था, भारत का मानचित्र किसने बनाया था, बताओ भाई, भारत का मानचित्र किसने बनाया था, ये क्वेश्चन है आपसे। भारत का मानचित्र किसने बनाया था, तो आप कहोगे जेम्स एन विले ने। किसने, जेम्स एन विले ने, जेम्स एन विले ने भारत का मानचित्र बनाया था। ठीक है, भारत का मानचित्र किसने बनाया था, जेम्स एन विले ने भारत का मानचित्र बनाया था। ये आपका पहला क्वेश्चन था और इससे हमने कई क्वेश्चन आपको बताए। अब हम लोग किस पे आएंगे, भारत की अर्थव्यवस्था में हम लोगों ने आरबीआई के बारे में पढ़ लिया था। किसके बारे में पढ़ लिया था, आरबीआई के बारे में पढ़ लिया था। बताओ भाई, बोलो भाई, कोई दिक्कत, इतने में कोई समस्या अगर है तो आप बता सकते हैं। अब हम लोग आरबीआई के बाद किस बैंक को उठाएंगे, किस बैंक के बारे में बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, तो उस बैंक का नाम क्या है, नाबार्ड है। किस पे बात करने वाले हैं, तो भैया हम लोग नाबार्ड के बारे में बात करने वाले हैं। नाबार्ड से आपके क्वेश्चन में कुछ पेपर में आता है, इसलिए नाबार्ड को भी हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, नाबार्ड, बोलो भाई, कोई दिक्कत, हेडिंग आपकी किस पे पड़ेगी, नाबार्ड बैंक आप सभी लोग जानते हो। क्या इसका सबसे पहले तो यही पूछ लेता है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, बताओ भाई, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सबसे पहले आप लिखोगे नेशनल, क्या बोलोगे भैया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म होता है। ठीक भैया, अगर आपसे पूछे कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। अब आपसे पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछे नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहोगे 1 जुलाई 1982 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप कहोगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में दिखाई देगा। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कृषि एवं प्राथमिक क्षेत्र में वित्त सुनिश्चित करना। मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य, अगर पूछे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कृषि क्षेत्र के लिए वित्त सुनिश्चित करना, कृषि क्षेत्र के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए वित्त उपलब्ध कराना, वित्त उपलब्ध कराना। ठीक है, कृषि क्षेत्र के लिए वित्त उपलब्ध कराना किसका काम है, नाबार्ड का काम होता है। तो नाबार्ड से इतने क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, नाबार्ड का फुल फॉर्म आना चाहिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है,
कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए नाबार्ड कार्य करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1982 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। पूछे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप कहोगे कृषि क्षेत्र के लिए वित्त उपलब्ध कराना किसका काम है? नाबार्ड का होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला है आयात निर्यात बैंक। आयात निर्यात बैंक कौन सी होती है? अगली हेडिंग आपकी होगी आयात निर्यात बैंक, जिसको बोलते हैं एग्जिम बैंक। यहां से भी क्वेश्चन उठा लेता है। आयात निर्यात बैंक, ठीक है, आयात निर्यात बैंक, इसको बोलते हैं एग्जिम बैंक। आयात निर्यात बैंक, इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं? यही पहला क्वेश्चन तो सबसे पहले यही बनता है कि आयात निर्यात बैंक का क्या नाम है? एग्जिम बैंक है। ठीक है, आपसे पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी? बताओ भाई, इसकी स्थापना सबसे पहले आपसे पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना, जिस प्रकार से नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी, उसी प्रकार से आयात निर्यात बैंक की स्थापना भी कब हुई थी? 1982 ईस्वी में हुई थी। कब? 1982 ईस्वी में हुई थी। पेपर में इससे और पूछेगा कि आयात निर्यात बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? आयात निर्यात बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? आयात एवं निर्यात के लिए वित्त उपलब्ध कराना। क्या बताओगे? आयात एवं निर्यात के लिए, आयात एवं निर्यात के लिए, निर्यात के लिए, आयात को बोलते हैं इंपोर्ट, निर्यात को बोलते हैं एक्सपोर्ट। आयात निर्यात के लिए वित्त उपलब्ध कराना। आयात और निर्यात के लिए क्या करना? वित्त उपलब्ध कराना। ठीक है, ये किसका काम होता है? तो ये आपका है एग्जिम बैंक का काम। आयात क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को दूसरे से प्राप्त करते हैं, दूसरे देश से मंगाते, जैसे भारत चीन से कोई वस्तु मंगाए तो वो क्या होगा? भारत द्वारा आयात की गई वस्तु है। ठीक है, और अगर हम अपने देश से किसी दूसरे देश को कोई वस्तु भेजते हैं तो वो भारत द्वारा क्या की गई है? निर्यात की गई है। इतनी बातें तो आप पहले भी सीख चुके हो और हमने पहले भी क्लास में इसको बता रखा है। बताओ भाई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं? अगला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, भारतीय जीवन बीमा निगम। किस पे बात करेंगे? भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। भारतीय जीवन बीमा निगम, इससे दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी, जिसको आप बोलते हो LIC। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, अब आपसे सबसे पहले पूछेगा कि LIC की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछे LIC की स्थापना कब हुई थी? LIC की स्थापना कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। 1956 ईस्वी में हुई थी। LIC की स्थापना कब हुई थी? LIC की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। और पूछा गया है कि LIC का हेडक्वार्टर कहाँ है? पूछा गया है LIC का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो LIC का भी हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? मुंबई में है। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, छोटी छोटी बातें हैं, समझ में जरूर आएंगी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोगों को बीमित कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को बीमित कर, माने बीमा करके सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। क्या है? सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना होता है। सामाजिक सुरक्षा प्रदान
करना होता है। ठीक है। लोगों को बीमित कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा? भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा। बताओ भाई, इतने में कोई समस्या? ये आपकी LIC है। ठीक है। तो हम लोगों ने नाबार्ड पे बात किया, LIC पे बात किया। अब बात करेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। किस पे बात करेंगे? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पे बात करने वाले। अगली हेडिंग आपकी जो होगी वो होगी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्या होगी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सबसे पहले तो आपसे ये पूछेगा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? तो आप लिखना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, बैंक की स्थापना पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान, योजना के दौरान 1975 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में की गई थी। 1975 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। तो दोनों बातें याद हो गई। अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त उपलब्ध कराना है। पूछे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में, क्या बोलेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त उपलब्ध कराना है। वित्त उपलब्ध कराना है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कराना है? ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर आपसे पूछे कि इसमें यह क्षेत्र का ऐसा बैंक है जिसके वित्त का पोषण केंद्र, राज्य एवं प्रमोटर बैंकों द्वारा किया जाता है, यह क्षेत्र का ऐसा बैंक है, चाहो तो आप लिख सकते हो, यह क्षेत्र की ऐसी बैंक है, क्या है? ऐसी बैंक है। यह क्षेत्र की ऐसी बैंक है जिसमें वित्त का पोषण, जिसमें वित्त का पोषण, वित्त का पोषण प्रमोटर बैंक, वित्त का पोषण प्रमोटर बैंक, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, और राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अगर कभी आपसे पेपर में पूछ ले कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में वित्त के पोषण के लिए प्रमोटर बैंक, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अनुपात क्या होता है, और राज्य सरकार का अनुपात क्या होता है, ये पूछ ले आपसे। ठीक है। तो अनुपात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में वित्त के पोषण के लिए, वित्त के
पोषण के लिए, वित्त के पोषण के लिए प्रमोटर बैंक, कौन सी बैंक? प्रमोटर बैंक, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अनुपात, राज्य सरकार का अनुपात इस प्रकार है, राज्य सरकार का अनुपात इस प्रकार से है। तो अनुपात आपको आना चाहिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में कितना किसका अनुपात होता है। तो अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितने परसेंट होती है? अगर हम बात करें राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी होती है, और अगर बात करें प्रमोटर बैंकों द्वारा, या ऐसे लिख सकते हो प्रमोटर बैंक का अनुपात कितना होता है या हिस्सेदारी कितने परसेंट होती है, तो आप देखोगे 50% जो भागीदारी होती है वो केंद्र सरकार की होती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जो परसेंटेज होता है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, प्रमोटर बैंकों का, वो आपके सामने है। केंद्र सरकार 50%, राज्य सरकार जो देती है योगदान केवल 15%, और प्रमोटर बैंक का कितना होता है? 35%। तो इस तरह से कुल मिला के 100% हो गई चीजें। ठीक है, बहुत बढ़िया और बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे कभी भी पूछे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1975 ईस्वी में अलग अलग क्षेत्रों में किया गया था। जैसे हैदराबाद में कर लिया जाए, ठीक है, मैसूर में हो गया, इन सब जगह पर आपको देखने को मिलेगी कौन सी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात किया जाए। ठीक है, हैदराबाद हो गया, मुरादाबाद हो गया, जयपुर हो गया, हरियाणा हो गया, मालदा हो गया, गोरखपुर हो गया, इन सब में आपको देखने को कौन सी मिलेंगी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस तरह से स्थापित की गई थी। तो आप याद रखो, केंद्र सरकार में अगर पूछे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार का कितना परसेंट योगदान है, तो आप कहोगे 50% का योगदान है। आपसे पूछे राज्य सरकार का योगदान कितना है, तो आप कहोगे 15%। प्रमोटर बैंकों की का योगदान कितना है, तो आप कहोगे 35%। बोलो भाई, किसी प्रकार की समस्या नहीं? बहुत बढ़िया, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। बताओ भाई। आगे है, एक और आपको देखने को मिलेगी संस्था जिसका नाम सेबी है। किस पे बात करेंगे? सेबी पे बात करेंगे। सेबी, बोलो भाई, सेबी के बारे में हेडिंग डालो, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी, इसका फुल फॉर्म लिख लो, सिक्योरिटी, क्या बताओगे? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसको जानते हैं। ये एक तरीके से भारत में वित्त व्यवस्था बाजार के लिए जानी जाती है। भारत में वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करने के शीर्ष संस्था है। क्या है? लिख लेना, भारत में ना, भारत में, भारत में वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करने की, भारत में वित्त व्यवस्था, भारत में वित्त व्यवस्था को
नियंत्रित करने की शीर्ष संस्था है। नियंत्रित करने की शीर्ष संस्था है। इस बात को ध्यान रखना। भारत में वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए शीर्ष संस्था कौन सी है? सेबी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी। बहुत बढ़िया। आपसे पूछे सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी। जबकि एक क्वेश्चन इससे और पूछता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। आपसे पूछे इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो राष्ट्रीयकरण इसका हुआ था 1992 में। ठीक है, कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो हुआ था 1992 में। एक क्वेश्चन और इससे बनता है, पूछा जाता है सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिस प्रकार से आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में, एलआईसी का हेडक्वार्टर मुंबई में, नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में, उसी प्रकार से सेबी का भी मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मुंबई में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान रखोगे। ठीक, आप ये भी जानते हो यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। अगर बात करें तो क्या है? यह एक गैर गैर संवैधानिक संस्था है। क्या है? गैर संवैधानिक संस्था है। अच्छा, इसका गैर संवैधानिक का मतलब होता है कि इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, संस्था है। ठीक है, जैसे आपने योजना आयोग को पढ़ा होगा, नीति आयोग को पढ़ा होगा, क्या वो कहीं संविधान में आपको उसका उल्लेख दिखाई देता है? जी बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार से वह भी क्या है? गैर संवैधानिक संस्था है। बोलो भाई, इतने में कोई दिक्कत है? नहीं। अगर इसका मुख्य कार्य पूछे तो वित्तीय संस्थाओं को मान्यता एवं निगरानी करना। मुख्य कार्य क्या है? सेबी का मुख्य कार्य क्या है? तो वित्तीय कंपनियों को मान्यता देना। वित्तीय संस्थाओं को मान्यता देना। वित्तीय संस्थाओं को मान्यता देना। वित्तीय संस्थाओं को मान्यता देना। ठीक है, मान्यता देना इसका मुख्य उद्देश्य है या मुख्य कार्य है। बोलो भाई, अगर आपसे पूछे कि शेयर बाजार को नियंत्रित कौन करती है, तो नोट करके लिख लेना। सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान रखो, अगर बात कभी करे कि शेयर बाजार को कौन नियंत्रित करती है, शेयर बाजार को सेबी नियंत्रित करती है। सेबी नियंत्रित करती है। ठीक है, नियंत्रित करती है। ये भी आ जाए कभी कि शेयर बाजार को कौन नियंत्रित करती है, तो शेयर बाजार को सेबी नियंत्रित करती है। ठीक है, इतने पॉइंट आप सेबी से याद रखेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए। अगर हम सेबी की बात करें तो सेबी का सबसे पहले आपका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। इस सेबी का फुल फॉर्म होता है। भारत में वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करने की ये सबसे शीर्ष संस्था मानी जाती है। कौन? सेबी। सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी में किया गया था। जबकि अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा सेबी का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो सेबी का राष्ट्रीयकरण उसके स्थापना से 4 वर्ष बाद 1992 ईस्वी में किया गया था। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सेबी का हेडक्वार्टर आपकी मुंबई में है। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? सेबी का हेडक्वार्टर आपके मुंबई में देखने को मिलने वाला है। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। कैसी है? यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है वित्तीय संस्थाओं को मान्यता देना। क्या है? वित्तीय संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना सेबी का काम है। ठीक है,
और शेयर मार्केट को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो भी आपकी सेबी करती है। बोलो भाई, इतने में कोई दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या? बोलो भैया। अगला है भारत के प्रमुख शेयर बाजार। अगली हेडिंग है भारत के प्रमुख शेयर मार्केट या शेयर बाजार। भारत के प्रमुख शेयर बाजार, इस पे बात किया जाएगा। शेयर बाजार सब लोग बहुत सुनते हो। अगर आपसे पूछे कि भारत में वर्तमान समय में मान्यता प्राप्त शेयर सूचकांकों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले लिखेगा भारत में वर्तमान समय में भारत में वर्तमान समय में मान्यता प्राप्त, ध्यान रखना इस बात को, जिसको मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त शेयर सूचकांक की संख्या, शेयर सूचकांक की संख्या कितनी बताओगे भाई? शेयर सूचकांक की संख्या कितनी है? तो आप बताओगे सर 23 है। क्या है? संख्या 23 है। महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक शेयर सूचकांक स्थित हैं, इस बात को ध्यान रखा, नोट करके लिख लीजिएगा। महाराष्ट्र राज्य में शेयर सूचकांक की संख्या सबसे ज्यादा है, की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, शेयर सूचकांक की संख्या सबसे ज्यादा आपको कहां देखने को मिलेगी? तो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। कहां पे? महाराष्ट्र में शेयर मार्केट की संख्या या सूचकांक सबसे ज्यादा है, जबकि उत्तर प्रदेश में 2 स्थानों पर, कानपुर एवं मेरठ में मान्यता प्राप्त सूचकांक है, जबकि उत्तर प्रदेश में 2 मान्यता प्राप्त शेयर सूचकांक है, शेयर सूचकांक है। अब आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में 2 शेयर सूचकांक कहां कहां स्थित हैं, तो आप बताओगे कहां कहां है? तो एक आपका है मेरठ में और दूसरा आपका है कानपुर में। बोलो भाई, किसी प्रकार की दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं कहाँ? शेयर मार्केट से। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ आपके क्वेश्चन थे थ्योरिकल, जो आपके सामने बताए गए और आपकी समझ में आए। एक बार फिर से देखते हैं आज की क्लास में कहाँ से क्या स्टार्ट किया गया और कहाँ पे जाके समाप्त हुआ। तो सबसे पहले तो हमने ये क्वेश्चन पूछ लिया था बच्चों वाला, है ना? बच्चों वाला क्वेश्चन पूछे थे और आप लोगों ने आंसर बहुत बढ़िया दिया था। ठीक है, बहुत अच्छे। आगे बात करेंगे कि हमने नाबार्ड की बात की थी और नाबार्ड में हमने बताया कि सबसे पहले हमने आरबीआई को पढ़ा, उसके बाद नाबार्ड को पढ़ा। इसका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना आपने पढ़ा 1 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र के लिए वित्त उपलब्ध कराना। क्या? कृषि क्षेत्र के लिए वित्त उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, आगे
आयात निर्यात बैंक पे हम लोगों ने बात किया था। आयात निर्यात बैंक जिसको बोलते हैं एक्जिम बैंक को बोला जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आयात निर्यात के लिए वित्त उपलब्ध कराना एक्जिम बैंक का मुख्य कार्य था। बोलो भाई, था कि नहीं? बिल्कुल सही है। हमने आपको ये भी बताया आयात निर्यात क्या होता है, ये भी आपने पढ़ा। आगे बात करते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम की। इससे क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में पूछता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LIC बोलते हो, है ना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया बोलते हो। ठीक है, LIC की स्थापना कब हुई थी? तो LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। मुख्य उद्देश्य क्या था? लोगों को बीमित कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। बीमा प्रदान करता है, उसके बाद लोगों की सुरक्षा है। बिल्कुल भाई, सुरक्षा है। अगले बात करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की हम लोग बात किए तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। किसके? 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1975 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता? तो हमने बताया था ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यह क्षेत्र की ऐसी बैंक है जिसमें वित्त का पोषण प्रमोटर बैंक द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा होता है। हमने इसका यह भी बताया था कि किसका कितना % इसमें योगदान भी दिखाई देता है। ये देखो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में वित्त के पोषण के लिए प्रमोटर बैंक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार का अनुपात इस प्रकार से है। अगर बात करें केंद्र सरकार का कितना % योगदान होता है? तो 50%। राज्य सरकार का बहुत कम होता है, 15%। प्रमोटर बैंक का 35% होता है। ठीक है, प्रमोटर बैंक का कितना होता है? 35% होता है। बोलो भाई, ठीक। आगे बात करते हैं सेबी के बारे में। हमने कहा सेबी भी आप पढ़ लो। शेयर बाजार को सेबी नियंत्रित करती है। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। भारत में वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करने की शीर्ष संस्था कौन सी है? पेपर में आपसे पूछे कि भारत में वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करने की शीर्ष संस्था का क्या नाम है? तो आंसर आपका आएगा कि सर शीर्ष संस्था का नाम सेबी है। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी, जबकि राष्ट्रीयकरण 4 साल बाद 1992 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। मुख्य कार्य क्या है? यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। मुख्य कार्य वित्तीय संस्थाओं को मान्यता देना इसका मुख्य कार्य होता है। आगे है भारत में प्रमुख शेयर बाजार की बात कर लें, शेयर मार्केट की। तो भारत में वर्तमान समय में मान्यता प्राप्त शेयर सूचकांक की संख्या कितनी है? 23 है। नोट, महाराष्ट्र राज्य में शेयर सूचकांक की संख्या सबसे ज्यादा है, जबकि उत्तर प्रदेश में 2 मान्यता प्राप्त शेयर सूचकांक है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त 2 शेयर सूचकांक कहाँ कहाँ स्थित है? तो एक तो आपका मेरठ में है और दूसरा आपका कानपुर में पड़ता है। बोलो भाई, इतने में कोई दिक्कत? बेहतरीन क्लास, बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड करा गया। आप लोग नोट्स बना के आराम से पढ़ते रहें और इकोनॉमिक्स आपकी सरल तरीके से समाप्त और समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी बातें जो हैं अभी हम लोग बजट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब आप पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें कल होंगी। जय हिंद साथियों।